Hello everyone, we are now in the second part of class 12th economics sample question paper solutions. So let's continue our series of questions. So the question number 25th is, read the following statements, assertion and reason, and from the given alternatives choose the correct one. So सबसे पहले हम assertion को पढ़ेंगे, then reason को पढ़ेंगे and independently उनको चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या assertion सही है. फिर नेक्स्ट चेक करेंगे क्या दिया हुआ रीजन सही है, एंड अगर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं इन दैट केस हमें ये चेक करना होगा कि क्या जो रीजन में स्टेटमेंट दिया है क्या उसकी वजह से असर्शन में दिया हुआ स्टेटमेंट हो रहा है. तो लेट्स सी इट. असर्शन इज acquisition of a domestic company by a foreign company will be recorded on the credit side of balance of payment account. So इसका मतलब है कि अगर किसी इंडियन कंपनी को ऑस्ट्रेलियन कंपनी एक्वायर करती है तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर करेंगे. देन आंसर विल बी यस, बिकॉज जब भी ऑस्ट्रेलियन कंपनी इंडियन कंपनी को एक्वायर करेगी तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा. तो जब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है देन उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं. इट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट, इट इज गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बाहर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है. तो दिस असर्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज रीजन. इसको इंडिपेंडेंटली पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है. रीजन इज इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी. जैसे अभी हमने चेक किया कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो नहीं होगा बल्कि इनफ्लो होता है जब बाहर की कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी को एक्वायर करती है. तो इसीलिए ये रीजन गलत होगा. जब रीजन गलत ही है तो रीजन की वजह से कभी भी स्टेटमेंट यानी कि असर्शन नहीं हो सकता है. तो हमारा यहाँ ऑप्शन होगा असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ 400 crores lead to creation of total deposits worth rupees 4000 crores. Under the given situation, the value of reserve requirements would be dash. Options are 0.01, 1, 0.1 or 0.4. We have to choose the correct alternative. So, इसके लिए सबसे पहले हमें इसको solve करना होगा. So, let's see its solution. So, the question is initial deposits of 400 crores. So, here initial deposit 400 crore. Next is total deposit is 4000 crore. So the formula for money multiplier is total deposit divided by initial deposit. So which will be in this case 4000 divided by 400. 0 will be cancelled and 4 से ये 10 times जाएगा. Then money multiplier is 10. एंड इसका एक दूसरा तरीका भी अगर हम सोचें तो एक चीज़ हो सकती है कि इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट. ये इसका दूसरा तरीका समझने का हो सकता है कि जब इनिशियल डिपॉजिट हमारा 400 है तो उसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा टोटल डिपॉजिट बढ़ करके 4000 हो जाए. तो डेफिनेटली जब हम निकालेंगे या तो हम ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करके निकालें फिर हमारा वही प्रोसीजर आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 400. ये बिल्कुल ऐसा ही जो हमने पहले यहाँ सॉल्व किया था यहाँ पर उसके जैसा ही यहाँ पर आ रहा है. 4000 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 10 मनी मल्टीप्लायर होगा. या इसको समझने का यही है मतलब तरीका कि 400 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा वैल्यू बढ़ करके 4000 हो जाए. तो डेफिनेटली 400 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारी वैल्यू इंक्रीज होकर के 4000 बढ़ेगी. यानी मनी 10 टाइम्स बढ़ रही है हमारी. तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10. एंड एक दूसरा फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का. मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो.
तो जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि 10 आया है, देन 10 इज इक्वल टू 1/LRR। देन अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो LRR इज इक्वल टू 1/10, इट मीन्स इट विल बी 0.1। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में है कि वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट विल बी डैश, कितना हमें रिजर्व रिक्वायरमेंट रखेंगे हम। तो जो कि यहाँ पर हमारा सोल्यूशन करने पर हमें समझ में आ रहा है कि आंसर इज 0.1। तो लीगल रिजर्व रेशियो की जो रिक्वायरमेंट है वो होगी 0.1, इसलिए यहाँ पर 0.1 करेक्ट आंसर होगा। जब इतना रिजर्व रिक्वायरमेंट की वैल्यू रखी जाएगी तभी हमारा मनी 400 करोड़ से बढ़कर के 4000 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन, एंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द करेक्ट वन। तो असर्शन है, तो अगेन यहाँ पर पहले हमें असर्शन चेक करना होगा, फिर रीजन चेक करना होगा कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली सही स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। एंड अगर ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स हो पाते हैं तभी हम आगे ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन की वजह से असर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। असर्शन इज मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जब मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए लाइक लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन आया इंडिया में तो उसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ा, और फूड प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। तो असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रीजन। रीजन में क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन। तो बात तो सही है कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद भी जो डिपेंडेंस है पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर के ऊपर कम नहीं हुआ है, ये बात तो सही है। यानी ए और आर दोनों ही इंडिपेंडेंटली सही हैं। अब ये देखते हैं कि क्या आर की वजह से ए हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन रिवोल्यूशन में लोगों की डिपेंडेंस कम नहीं हुई, इस वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, ये कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंटली दोनों सही बातें हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि इसमें क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शंस आर डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर रूरल पॉपुलेशन, यहाँ पर मिसिंग है, फॉर वर्ड होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। Next option is objective of investment in new agricultural avenues, non-farm activities increases financial risks for the rural population. And next option is diversification reduces the proportion of unemployed population in the rural areas to considerable limits. तो सबसे पहले हम डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर का मतलब है कि या तो इसमें क्रॉपिंग पैटर्न फार्मर्स चेंज करेंगे जिससे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करे, या फिर वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे सो दैट कि उनका इनकम बढ़े। तो डाइवर्सिफाई करने का मतलब ही होता है टू एक्सपैंड द लिमिट, अपने स्कोप को बढ़ाना। तो वैसे ही एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन ऐसा होता है कि जब फार्मर्स यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट अपने वर्क को डाइवर्सिफाई करें, कई सारे ऑप्शन साथ में रखें फार्मिंग के अलावा, या फिर वो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करें जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग, ये सारी चीज़ें अपने एग्रीकल्चर में इंक्लूड करें, तब जा करके उनकी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाइड समझ में आती है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये फार्मर्स को सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। दिस इज करेक्ट रिगार्डिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि ये डेफिनेटली जब फार्मर्स दूसरे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड रहेंगे तो उनके इनकम सोर्स बढ़ेंगी, तो उनकी सस्टेन्ड इनकम का कुछ ना कुछ सोर्स रहेगा। दे विल नॉट
फेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड उनको मिलेगी अगर वो डाइवर्सिफाई करते हैं अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज। ये भी सही है कि इसमें मतलब यही है कि क्रॉपिंग पैटर्न को या चेंज करें या तो फिर वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से निकल करके साथ में उसके अलाइड एक्टिविटीज में भी वो ज्वाइन करे, तो ये हो सकता है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड वी आर सर्चिंग फॉर इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज कि जो न्यू एग्रीकल्चर एवेन्यूज यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से फिनेंशियल रिस्क रूरल पॉपुलेशन की इंक्रीज होती है, देन दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। एंड जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा फिलहाल इसमें, तो वही चीज़ है कि ये डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं फार्मर्स तो उनका फिनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, बल्कि उनका फिनेंशियल रिस्क डिक्रीज होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल जॉब है। तो वहाँ पर उनको होल ईयर के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। बट अगर वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में रहते तो वो उनकी फिनेंशियल डिपेंडेंस क्योंकि एग्रीकल्चर पे थोड़ी कम होती है, तो उनको अदर सोर्सेज से भी इनकम आती रहती है, तो डेफिनेटली उनका फिनेंशियल रिस्क कम होता है। और यहाँ पर लिखा है इंक्रीज होता है, इस वजह से यही इनकरेक्ट आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। आगे एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि ऑप्शन में, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज टू कंसिडरेबल लिमिट्स। कि डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन रूरल एरियाज में कम होते हैं। डेफिनेटली जब वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जाएंगे या अदर अलाइड एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक टाइप है, तो ये डेफिनेटली रिड्यूस होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। एंड इन असर्शन एंड रीजन को पढ़ने के बाद हमें अल्टरनेटिव्स में से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। असर्शन कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करता है मीन्स के जैसा टू गेट एन एंड, यानी कोई गोल है, एंड मीन्स गोल जिसको अचीव करने के लिए वो ह्यूमन बींग्स को एज अ मीन्स यूज़ करता है, और वो गोल क्या है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कि ह्यूमन कैपिटल जो कि जिसका मतलब है कोई स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज पर्सन, वो जो ह्यूमन कैपिटल है वो यूज़ करेगा अपने स्किल को टू गेट एन एंड, यानी कि टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन फ्यूचर। तो इसीलिए ये असर्शन सही है। एंड रीजन में जो स्टेटमेंट है वो है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेज बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज होता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ में। दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा होता है। एजुकेशन एंड हेल्थ में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे ह्यूमन कैपिटल और इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है। तो रीज़न में जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स हो गया, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन ए इज ट्रू बट रीज़न आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 जिसमें कि नेम ऑफ स्कीम्स दिए हैं, एंड कॉलम 2 जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के, यानी कि यहाँ कुछ स्कीम्स दी हैं और यहाँ उनका ऑब्जेक्टिव दिया है। तो चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स, कौन सा करेक्ट पेयर है। तो इसमें फर्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी मैचिंग किया है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशंस। तो ये मैचिंग गलत है बिकॉज मनरेगा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट इज पोषण अभियान मिड डे मील स्कीम की मैचिंग है गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर। पोषण अभियान जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, बट आगे तो एम्प्लॉयमेंट की बात की है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसकी मैचिंग किया है हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशंस। ये मैचिंग करेक्ट है क्योंकि इस स्कीम में जो एल्डर पीपल है उनको कुछ पेंशन दिया जाता है, तो हमारा सी वाला मैचिंग ठीक किया हुआ है। एंड वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के सामने मैचिंग किया है इम्प्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पुअर। यहाँ पे भी नाम से हम समझ सकते हैं, कुछ हिंट तो मिल ही रहा है कि ये आवास योजना है, इट इज़ रिलेटेड टू सम हाउसिंग फैसिलिटी।
तो इसमें यहाँ पर सामने में फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस लिखा है, तो डेफिनेटली ये भी मैचिंग नहीं होगा। सो सी का मैचिंग 3 वाले ऑप्शन से सही करेक्ट मैच किया हुआ है, तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी विथ 3। एंड अगर हम चाहें कि ये जो हमारे दूसरे जो मैचिंग पेयर सही नहीं है अगर उसको हम सही करना चाहें, देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की मैचिंग होगी गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर। पोषण अभियान का होगा जिसमें कि फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है पुअर को, चाहे वो एडोलेसेंट्स हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो फीमेल्स हो, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है इस अभियान, इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है। एंड वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना में हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो ये करेक्ट मैचिंग होगा फाइनली। बट हमें करेक्ट मैचिंग चूज़ करना था सारे इनकरेक्ट वालों में से, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक बार डायग्राम दिया हुआ है और जिसमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट बार है ये 1973-74 को दिखा रहा है, एंड जो सेकंड बार है ये 2011-12 वाले ईयर को दिखा रहा है। और ये तो ईयर्स की बात हो गई, एंड यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, ये इन स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। और किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, ये है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेट्स। 1973-2012 के बीच में जो परसेंटेज था बिलो पॉवर्टी लाइन का वो यहाँ पर बार डायग्राम के थ्रू दिखाया गया। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में 49% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे इन 73-74, एंड 2011-12 में 9% रह गए। सिमिलरली बिहार में 62% लोग थे 73-74 में बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड 2011-12 में 34% रह गए। नेक्स्ट इज़ गुजरात। गुजरात में 48% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे 1973-74 में, एंड 2011-12 में 17% लोग थे बिलो पॉवर्टी लाइन। कर्नाटका में 55% लोग थे बिलो पॉवर्टी लाइन 1973-74 में, एंड 2011-12 में 21% हो गए। तो इस तरीके से कई सारे स्टेट्स का डेटा दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन बार डायग्राम आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच आर एबल टू रिड्यूस पॉवर्टी लेवल एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स बिटवीन 1973 to 2012। यानी कि उन स्टेट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जिनमें पॉवर्टी में रिडक्शन बाकी स्टेट्स के कंपेयर में ज़्यादा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में 1973-74 में 49% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, एंड 11-12 में 9% रह गए। तो कितने परसेंट से पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, ये हो गया 40%, क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी रिड्यूस हुआ 49% से 9%। तो कितना डिक्रीज हुआ, माइनस करेंगे 49 से 9 को, देन हमें आएगा आंसर 40। तो 40% यहाँ डिक्रीज हुआ है। बिहार में 1973-74 में 62% थे और बाद में 34% बिलो पॉवर्टी लाइन रह गए। तो कितना रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ 28%। सिमिलरली गुजरात में पहले 48% थे एंड बाद में 17% पॉवर्टी लाइन के नीचे रह गए, तो 31% का डिक्रीज हुआ। सिमिलरली हम माइनस करते जाएंगे तो हमें कर्नाटका में मिलेगा 34%, मध्य प्रदेश में 26%, महाराष्ट्र में 21%, ओडिशा में 33%, राजस्थान में 31%, तमिलनाडु में 44%, उत्तर प्रदेश में 28% एंड वेस्ट बंगाल में 43%। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन जिन स्टेट्स में हुआ है उसमें हम देखें सबसे ज़्यादा अगर हुआ है तमिलनाडु में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर 4 स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा चौथा स्टेट आना चाहिए 34, दैट इज़ कर्नाटका। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी कर्नाटका नहीं लिखा है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे यहाँ मैच करें, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु।
और कहीं भी आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु इन तीनों ऑप्शंस में एक साथ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ एक डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 34 आ रहा है एंड यहाँ ऑप्शन में राजस्थान लिखा हुआ है एंड राजस्थान का यहाँ वैल्यू 31 है। तो अगर डी ऑप्शन ही करेक्ट है मोस्ट प्रोबेबली, बस ये है कि या तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, इस वजह से यहाँ पे 11 होना चाहिए, यहाँ या तो यहाँ पर 11 हो, या तो फिर यहाँ ऑप्शन में राजस्थान की जगह पर कर्नाटका लिखा जाए। कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप ये आंसर समझ लीजिए कि यहाँ पर राजस्थान ना होकर के या तो यहाँ कर्नाटका होना चाहिए, या तो अगर राजस्थान दिखाएंगे तो यहाँ इसके डेटा में चेंज होना चाहिए। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ऑप्शंस, अदरवाइज हमारे 3 अदर स्टेट्स जो हैं वो कम्प्लीटली यहाँ मैच कर जा रहे हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट की वजह से यहाँ पर राजस्थान नहीं आ पा रहा है, यहाँ पर कर्नाटका होना चाहिए। या तो ऑप्शन में कर्नाटका मेंशन करे, या तो फिर राजस्थान में जो पॉवर्टी लाइन का जो ईयर 2011 में उस डेटा को 11 करे, क्योंकि 11 करने से यहाँ पर हमारी वैल्यू चेंज होकर के 35 हो जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि हाँ राजस्थान हो सकता है, अदरवाइज कर्नाटका ही होगा। तो ये कुछ है प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पुअर पीपल। नॉट ट्रू हमें फाइंड आउट करना है एंड ये विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए, बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो हमें उसका आंसर पता होना चाहिए, आखिर वो क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स का ही है। तो देख लेते हैं। हालांकि अगर आपको ये एग्जाम में विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसको नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि आप विजुअली चैलेंज्ड हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें नॉट ट्रू वाले ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। सो पुअर पीपल लैक एसेट्स एज वेल एज इनकम, लैक ह्यूमन कैपिटल, वर्क इन फॉर्मल सेक्टर, या फिर टू मच डिपेंडेंसी ऑन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये बात तो सही है कि पुअर पीपल के पास एसेट्स नहीं होते हैं और इनकम की भी कमी होती है। एंड दूसरा ऑप्शन भी पुअर पीपल के बारे में सही है कि ह्यूमन कैपिटल की कमी होती है, उनके पास स्किल नहीं होता है, एक्सपर्टीज़ नहीं होती, ये बात भी सही है। एंड टू मच डिपेंडेंसी भी होती है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। बट ये स्टेटमेंट गलत है कि वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। हमें नॉट ट्रू फाइंड आउट करना है क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं जनरली वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हुए में दिखाई देते हैं, तो इसीलिए सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये कुछ डेटा दिया हुआ है एंड ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एज पर गिवन डेटा हैज़ इंक्रीज्ड बाय dash approximately between 1951 and 2016-17 ईयर। अप्रॉक्सीमेट डेटा हमें देना है, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमें 1951 एंड 2016-17 के बीच में कितना रियल पर कैपिटा इनकम इंडिया की इंक्रीज हुई है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रियल पर कैपिटा इनकम 1961 में ये दी हुई है एंड 2016-17 में ये दी हुई है। जब हम परसेंटेज इंक्रीज निकालते तो करंट वैल्यू में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को माइनस करते हैं एंड डिवाइड करते हैं उसको प्रीवियस वैल्यू से, जहाँ से हमें इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि हम परसेंटेज में वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हमारा तरीका होगा। अब अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या सोल्यूशन होगा। तो करंट वैल्यू इज़ यानी कि 2016-17 के जो डेटा उसको हम करंट वैल्यू लेते हैं अगर, तो हम लिखेंगे 77659 माइनस जो हमारा प्रीवियस वैल्यू था 1951 का 7651 डिवाइडेड बाय 7651 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 70008 एंड डिवाइडेड बाय होगा 7651।
51 into 100 एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 915.01%। इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें 915% लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertion and reason, and from the given alternatives choose the correct one. Assertion है the goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries in the post-independence India. And reason is big landlords challenged the land ceiling legislation, delaying the implementation and subsequently escaping from the legislation. So let's see these statements one by one. Assertion is incorrect because यहाँ कह रहा है कि equitable distribution of land का जो गोल है ये fully served हुआ by the abolition of intermediaries. fully serve नहीं हो पाया, उसमें कुछ लूप होल्स निकाल करके जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज लैंडलॉर्ड्स चैलेंज्ड द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन एंड दस दे वर एबल टू डिले द इम्प्लीमेंटेशन एंड इस वजह से वो लॉ से बच गए, बहुत सारे लॉ से वो स्केप कर गए. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. That is why हमारा आंसर होगा assertion A is false but R is true. Next question is read the following statements carefully and choose the correct alternatives given below. Statement 1 is the emergence of self-help groups ensured the reduction in the fissures of formal credit system. This statement is correct कि SHGs के emerge करने से जो गैप है फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का कि वो रूरल एरियाज तक या बहुत रिमोट एरियाज तक नहीं पहुंच पाते, डेफिनेटली वो गैप फिल हुआ है. तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द बोरिंग्स फ्रॉम एसएचजी इज मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पसेस फॉर इट्स मेंबर्स. ये बात भी सही है कि एसएचजीज जो है वो मेनली कंजम्पशन पर्पस अपने मेंबर्स की फुलफिल करते हैं, क्योंकि उनके मेंबर्स को कुछ भी नीड होती है, स्पेशली कंजम्पशन नीड्स अगर होती हैं, तो वो अपने ग्रुप से लोन लेते हैं एंड आफ्टर सम टाइम दे रीपे इट. तो एसएचजी जो है वो मेनली कंजम्पशन पर्पसेस को सॉल्व करते हैं अपने मेंबर्स के. दैट इज द करेक्ट थिंग. दैट इज व्हाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व रेशियो प्रिवेलिंग इन द मॉनेटरी सिस्टम. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू because value of money multiplier depends on the value of reserve ratio, that is 1 upon LRR. तो जैसा कि फॉर्मूला से भी दिख रहा है, तो that is why the statement 1 will be correct. And second statement is the process of credit creation directly relates to the value of reserve ratio. तो यहाँ फॉर्मूले से हमें समझ में आ रहा है कि value of money multiplier is inversely related to LRR. तो जब LRR की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंड जब LRR की वैल्यू डिक्रीज होगी इन दैट केस मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, और यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप पूछा है. दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. Next question is arrange the following event in the correct chronological order. तो यहाँ जो हमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, हमें इन्हें ईयर वाइज अरेंज करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनका ईयर पता होना चाहिए. द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वाज 1921. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिस्को हुआ था 1907 में. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश हुआ था 1850 में. एंड ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल था 1869 में. इसलिए सबसे पहला पॉइंट होगा थर्ड, देन उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकंड एंड उसके बाद फर्स्ट. इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा. Next question is read the following statements, assertion and reason and choose the correct alternatives given below. तो assertion कह रहा है कि जो इनविजिबल आइटम्स है ट्रेड का
दो नेशंस के बीच में वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट होता है उसका पार्ट होता है इनविजिबल आइटम एंड नॉट द कैपिटल अकाउंट, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एंड नेक्स्ट इज transactions that affect asset liability status of a country in relation to the rest of the world are known as capital account transaction। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा assertion A is false but reason R is true। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड डैश एंड डैश, जिसमें कि डिमांड डिपॉजिट्स में आएंगे सेविंग डिपॉजिट्स या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertion एंड रीजन एंड चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। assertion ए है कि जो डिफॉल्ट रेट है फार्म लोन्स का वो बहुत हाई होता जा रहा है बहुत सारे रीजंस की वजह से, इसलिए रूरल बैंक्स के पास कैश क्रंच हो रहा है, यानी कैश की कमी हो रही है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज अ लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज वेस्टेड, ये बात भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट कहीं भी रीजन की वजह से नहीं लग रहा है कि स्टेटमेंट या assertion ए फॉलो उसको कर रहा है, दैट इज नॉट द थिंग, बिकॉज जो रीजन है, रीजन में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को दिखा रहा है एंड ऊपर वाले स्टेटमेंट में लोन की बात हुई कि लोन डिफॉल्ट करें, इस वजह से बैंक्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इनका आपस में कोई लिंकेज नहीं है, दैट इज वाई हमारा ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पर होगा। बोथ assertion ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी assertion एंड रीजन का है, जिसमें assertion कह रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत से फार्मर्स की इम्प्रूव हुई है इंडिया में, क्योंकि उन्होंने हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट किया है एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। एग्रीकल्चर के साथ साथ वो हॉर्टिकल्चर भी कर रहे हैं, इस वजह से उनकी सिचुएशन पहले से बेटर हुई है एंड तो इस वजह से ये बात सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज जो डिफरेंट क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन है इंडिया में वो एक एडेड एडवांटेज देता है इस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड ये बात भी सही है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लाइमेट, बेटर क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस एक एडवांटेज है इंडिया के फार्मर्स के लिए, इस वजह से जब इन्होंने अडॉप्ट किया है हॉर्टिकल्चर को एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम तो उनको फायदा हुआ है, तो दैट इज वाई हम कह सकते हैं बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ assertion एंड रीजन। तो assertion में स्टेटमेंट है कि डिमांड डिपॉजिट्स एक कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट है अगर हमें हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसे लोगों के करंट अकाउंट होते हैं तो उसमें बहुत बड़े अमाउंट का भी वो रेगुलर इंटरवल पे या एक दिन में कई बार भी वो ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कि डिमांड डिपॉजिट्स नॉन विदड्रॉएबल है, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे, नॉन विदड्रॉएबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी विदड्रॉन अगेंस्ट इश्यू ऑफ चेक्स एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेमेंट। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि उनको हम विड्रॉ कर सकते हैं चेक से या जो भी विड्रॉल के अदर मेथड्स हैं हम उनसे उनकी हेल्प से डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकाल सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, assertion A is true but reason R is false। Next question is choose the correct alternatives to be filled in blanks A and B। ये यहाँ पर blank A है और यहाँ पर ये blank B है, और यहाँ पर क्या लिखा है ये बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है, बट आई गेस यहाँ पर सेविंग्स होना चाहिए, सेविंग्स होगा। तो जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो लो प्रोडक्शन के बाद यहाँ नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, क्योंकि लो प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली अगर हम ऑप्शंस को देखें तो लगता है कि लो प्रोडक्शन की वजह से लो इनकम होगी एंड लो इनकम की वजह से लो सेविंग्स होगी एंड लो सेविंग्स की वजह से हमारा लो इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में, एंड जब लो इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में तो डेफिनेटली प्रोडक्शन लेवल भी लो होगा। तो आई थिंक यहाँ पर सेविंग्स ही होना चाहिए, तभी ये साइकिल कंप्लीट होगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल लो प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन का लेवल कम है इस वजह से इनकम भी कम ही जनरेट होगी। अब जब इनकम कम जनरेट होगी तो लोग सेव कम करेंगे, और जब सेव कम करेंगे तो डेफिनेटली वो पैसा बैंक्स के थ्रू जब इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी लो होगा। अब जो कम इन्वेस्टमेंट होगा तो इस वजह से फिर प्रोडक्शन फिर अगेन कम होगा और ये साइकिल अगेन चलता ही रहेगा। तो इस वजह से यहाँ लगता है कि यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लो लेवल ऑफ इनकम यहाँ ए ऑप्शन में जाएगा एंड लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ बी प्लान के लिए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। वी शुड नो द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। Statement 1 is economists identify the poor on the basis of their occupation and ownership of asset, which is correct, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट है वो ये देखते हैं कि पुअर किस तरीके के ऑक्यूपेशन में लगा हुआ है। डेफिनेटली अगर कोई पुअर पर्सन है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगा होगा एंड उसके पास एसेट्स भी कम होंगे। यहाँ एसेट्स की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, एसेट्स की स्पेलिंग ये होगी। सेकंड स्टेटमेंट इज अर्बन पुअर आर मोस्टली एन ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर, कि जो अर्बन एरिया में जो पुअर है वो कहीं ना कहीं रूरल पुअर जो है उन्हीं का ओवरफ्लो के फॉर्म में दिखाई देता है। ये बात भी सही है, क्योंकि जो रूरल पुअर है वो फिर माइग्रेट होकर के अर्बन एरियाज में आते हैं एंड फिर अगर वहाँ पे उनको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं मिल पाते हैं देन अगेन वो मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं। तो इसी वजह से स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, तो इसीलिए होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Next question is Miss Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount towards on-the-job training of her workers before putting them to work. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. Spot which of the following does not directly contributes to the process of ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाय मिस रमनप्रीत। मिस रमनप्रीत अपने न्यू बिजनेस वेंचर में एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना चाहती हैं अपने वर्कर्स के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर, एंड ये सही डायरेक्शन में काम करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। तो कौन से जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए? इट एड्स स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग से तो ये स्किल एंड एक्सपर्टीज को बढ़ाएगा, एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा, आउटपुट प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। लेकिन जो ऑप्शन सी है जेंडर इक्विटी, इसमें वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी जेंडर की बात नहीं, जेंडर स्पेसिफिक वो कोई ट्रेनिंग दे रही है ये कोई बात नहीं है। कहीं भी किसी जेंडर को इक्वलाइज करना दूसरे जेंडर की तरफ, देयर इज नो सच पॉइंट मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ, दैट इज व्हाई सी ऑप्शन इज टोटली इररिलेवेंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वर्कर्स अच्छे होंगे, तो कहीं फ्यूचर में जा करके जेंडर इक्वालिटी स्टैब्लिश हो सकती है उनके वेंचर में, क्योंकि जो लोग अनस्किल्ड होंगे पहले या उतने स्किल्ड नहीं होंगे, अगर जेंडर स्पेसिफिक ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो बाद में एट पार हो पाएंगे दूसरे जेंडर के। बट अदरवाइज ऐसा कुछ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इसका नहीं समझ में आता कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग की वजह से जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इक्विटी इस्टेब्लिश होगी उनके बिजनेस में। तो दिस इज नॉट रेलिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट्स अ सरप्लस ऑफ 20,000 crores and the import of merchandise of the nation is half of the exports of merchandise to the rest of the world. So the value of exports would be how much rupees in crores. तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, let's see it how to solve this question. तो सबसे पहले यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस है 20,000 का, 20,000 का। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सिंबल एक्सपोर्ट के लिए एक्स है एंड इंपोर्ट के लिए एम है। तो सरप्लस है 20,000 का, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। नेक्स्ट लाइन है इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज।
यानी कि इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट का हाफ है, यानी एक्सपोर्ट की वैल्यू का इंपोर्ट हाफ है। तो इंपोर्ट को हम क्या लिख सकते हैं, x/2 लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए अगर हम x वैल्यू ही यूज करते हैं, x ही वेरिएबल यूज करते हैं, एंड m के लिए m x का हाफ है, तो सिंपली m इज इक्वल टू x/2। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को फिर हम लिख सकते हैं x माइनस x/2, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि इंपोर्ट इज हाफ ऑफ एक्सपोर्ट, एंड ये जो वैल्यू है x माइनस x/2, दिस इज इक्वल टू 20,000। so we can write it as x minus x/2 is equal to 20,000। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2x minus x is equal to 20,000, which will be x, यहाँ 2x minus x is equal to x हो जाएगा, एंड 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, then it will be 40,000। तो ये होगा हमारा आंसर कि एक्सपोर्ट की वैल्यू है 40,000 रुपीज इन करोड़। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, एंड इस वजह से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिविएट पॉवर्टी टू बेनिफिट द लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिकल डाउन अप्रोच को अडॉप्ट किया, जिसमें ये है कि अगर ग्रोथ को प्रमोट किया जाए तो उसकी वजह से पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी एट लास्ट बेनिफिटेड होता है। यानी कि अगर बिग बिजनेस हाउसेस को प्रमोट किया जाए या इकोनॉमी एक्टिविटीज को अगर प्रमोट किया जाए इकोनॉमी में, तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली पुअर पर्सन को मिलता है, क्योंकि उससे इनकम बढ़ेगी, देन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इकोनॉमी में, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो अल्टीमेटली लास्ट में कहीं ना कहीं पुअर पर्सन उससे बेनिफिटेड होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कि ऐसा करने की कोशिश हुई। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 2 में कि empirical data over the years have shown that trickle down theory did not yield desired results in India. This statement is also true कि ये करने की तो कोशिश की गई, बट जो डेटा शो करता है वो ये बताता है कि ऐसा थियोरी में है कि उसका अल्टीमेटली बेनिफिट पुअर को मिलेगा, लेकिन ये देखा गया कि जब ग्रोथ होता है तो रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। तो ये बहुत थियोरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई इंडिया में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजन। असर्शन है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अगर करंट अकाउंट में इक्वल हो जाते हैं देन ये करंट अकाउंट सरप्लस को दिखाता है। दिस इज रॉन्ग। करंट अकाउंट सरप्लस तब होगा जब रिसीट्स पेमेंट से ज्यादा होंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यानी कि असर्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट इज अ सरप्लस करंट अकाउंट मीन्स दैट द नेशन इज लेंडर टू द अदर कंट्रीज, and deficit current account means that the nation is borrower from other countries. This is correct, क्योंकि अगर करंट अकाउंट सरप्लस में है तो इसका मतलब रिसीट्स ज्यादा है एंड पेमेंट्स कम है। जब रिसीट्स ज्यादा है तो वो दूसरी कंट्रीज को लेंडिंग करेगा, एंड अगर डेफिसिट है इट मीन्स कि रिसीट्स कम है एंड पेमेंट्स ज्यादा करना है। तो जब पेमेंट्स ज्यादा करना है तो उसने दूसरी कंट्री से बोरो किया हुआ है, देयर इज समथिंग लेफ्ट टू बी पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई इट इज इन डेफिसिट। तो इसीलिए रीजन सही है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट होगा ऑप्शन डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ commodity production, trade and tariff pursued by colonial government adversely affected structure, composition and volume of India's foreign trade। ये पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है कि जब कमोडिटी प्रोडक्शन पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया एंड ट्रेड टैरिफ पॉलिसीज भी इंडिया के फेवर में नहीं थी, तो इसकी वजह से इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है वो बुरी तरीके से डैमेज हुई। उसका स्ट्रक्चर यानी किन किन चीजों का ट्रेड हो रहा था या फिर कितने अमाउंट में हो रहा था, किन किन कंट्रीज के साथ हो रहा था, ये सारी चीजें
बैडली अफेक्टेड हुई, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कोलोनियल गवर्नमेंट। इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज तो थी ही नहीं, ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज लिबरल पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ये भी रॉन्ग होगा इस वर्ड की वजह से। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कोलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबली अफेक्टेड। फेवरेबली अफेक्टेड नहीं किया था, इंडिया के फॉरेन ट्रेड को डैमेज हुआ था, तो इस वर्ड की वजह से भी ये डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज व्हाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का। इसमें कॉलम 1 में कुछ सिचुएशंस दी गई हैं एंड कॉलम 2 में उनका कुछ इम्प्लीकेशंस दिया गया है और करेक्ट मैचिंग करनी है हमें। तो माइग्रेशन की मैचिंग होगी ऑप्शन नंबर 3 से, कि माइग्रेशन मतलब कि जो अच्छा ब्रेन है, जो स्किल्ड पर्सन है, वो अपनी कंट्री को छोड़ करके फॉरेन कंट्रीज में जा करके जॉब्स कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, बी का मैचिंग होगा मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, कि जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनमें और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में कोई मैचिंग नहीं। जिस तरीके से जो सिलेबस है, जो भी मटेरियल है, वो जो भी नीड है इंडस्ट्री की उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ये लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की वजह से होता है। अगर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बढ़ा दिया जाए तो डेफिनेटली जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो आने वाले समय में स्किल्स की जरूरत होगी इंडस्ट्रीज को, वो तैयार किया जा पाएगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। नेक्स्ट इज सी पॉइंट, पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट की वजह से पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ में रिडक्शन होती है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिस हिसाब से नेशनल इनकम में ग्रोथ हो रहा है, अगर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रेट से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो भी बेनिफिट मिलने वाला होगा नेशनल इनकम में ग्रोथ का, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें इफेक्ट पर कैपिटा इनकम पे दिखाई देगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, वो बेनिफिट कम होगा। इसीलिए ज़रूरत है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। तो जब मैन पावर प्लानिंग अच्छे से नहीं होगा, देन इस वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स का जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा। और अगर प्लानिंग ढंग से होगी तो ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड है एंड जो सप्लाई है उसमें बैलेंस बना रहेगा। जो वही मैन पावर को सप्लाई किया जाएगा मार्केट में, उसी तरीके से मैन पावर को क्रिएट किया जाएगा या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा जिस तरीके की मार्केट में डिमांड होगी। तो सप्लाई एंड डिमांड में बैलेंस बना रहेगा। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। आई होप कि समझ में आया होगा, एंड नाउ वी विल मीट in the next part of the sample question paper solutions. Till then, study well.